शहर के एक महंगे इलाके में फुटपाथ पर एक फकीर बैठा था। उसकी एक टांग कटी हुई थी, जिसकी नुमाइश करके वो पैसे कमा रहा था। मैं भी जब शॉपिंग सेंटर से बाहर आई और उसके करीब से गुजरी तो 50 का एक नोट उसके सामने रख दिया। उस वक्त तो मैंने गौर नहीं किया, लेकिन जब मैं आगे बढ़ी और उसने मुझे दुआ दी, मेरे कदम रुक गए। इस आवाज को मैं कैसे भूल सकती थी। मैं वापस गई और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। वो मुझसे बेखबर किसी और की तरफ देख रहा था। उसने कुछ महसूस करके हाथ फैलाया। मेरा जी तो चाह रहा था कि उसके हाथ पर जलता हुआ अंगारा रख दूं, लेकिन मैं भरे बाजार में तमाशा नहीं बनना चाहती थी। मैंने उसे पहचान लिया था। वो राणा था, लेकिन वो इस हाल में मिलेगा, मुझे ये मालूम नहीं था। जरा गौर करने पर मुझे पता चला कि वो अंधा है। उसे नहीं मालूम था कि उसके सामने कौन खड़ा है, और मैं अपना नाम बताकर उसे माफी मांगने का मौका नहीं देना चाहती थी। मेरे सामने 20 साल पहले का राणा आज अपाहिज और मोहताज बना बैठा था। उसे देखते ही मेरी जिंदगी का एक एक पन्ना मेरी आंखों के सामने आ गया। मेरे घर से थोड़ी दूर एक पार्क था। मैं अपने छोटे भाई राहुल को गोद में लेकर कभी कभी उस पार्क में चली जाया करती थी। इस तरह मेरी माँ भी कुछ देर आराम कर लेती थी और मुझे भी खेलने का मौका मिल जाता था। खेलने का मौका मैंने इसलिए कहा कि दूसरे बच्चों की तरह मुझे खेलने या घर से निकलने की इजाजत नहीं थी। मेरे पिता इस मामले में बहुत सख्त थे, इसलिए मैं पार्क में भी दोपहर के वक्त जाती थी जब मेरे पिता घर पर नहीं होते थे। मुझे सिर्फ स्कूल जाने की इजाजत थी, वो भी इस तरह के दूसरे बच्चों की तरह। मुझे स्कूल के खर्च के लिए पैसे भी नहीं मिलते थे। पिताजी लड़कियों को पैसे देने के कायल नहीं थे। वो कहते थे कि इस तरह लड़कियां बिगड़ जाती हैं, उन्हें बाजार के खाने की आदत पड़ जाती है, और जब पैसे नहीं होते तो वो चोरी करती है। अजीब बात करते थे पिताजी, लेकिन पिताजी को ये एहसास नहीं था कि तरसने वाले बच्चे सिर्फ चोरी नहीं करते, बल्कि दूसरों के सामने हाथ भी फैला देते हैं। मेरी माँ का हाल भी मेरी तरह ही था। पिताजी खर्च के नाम पर एक पैसा भी उनको नहीं देते थे, इसलिए मैं अपनी माँ से पैसे नहीं मांग सकती थी। मैं 1 और 2 रुपए के लिए तरसती रहती थी। एक दिन मैं दोपहर के वक्त पार्क में गई। पार्क खाली पड़ा था, कुछ बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। एक गुब्बारे वाला कहीं से आकर बैठ गया। वो भी शायद आराम करने के लिए पार्क में आया था। मैं अपने भाई राहुल को गोद में लिए बड़े गौर से गुब्बारों को देख रही थी। मैं गुब्बारा लेना चाहती थी, लेकिन मेरे पास हमेशा की तरह पैसे नहीं थे। तभी एक आदमी मेरे पास आकर खड़ा हुआ। उसने बहुत साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। उसने मुझसे कहा, गुब्बारा लोगी? मैंने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। उसने अपनी जेब से बहुत सारे नोट निकाले और कहा, मैं दिला देता हूँ। मैंने कभी इतने सारे नोट एक साथ नहीं देखे थे। मैं तो एक एक रुपए के लिए तरसती थी। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं उसे मना करती, बस उन पैसों को गौर से देखे जा रही थी। उसने मुझसे पूछा, कौन सा गुब्बारा लोगी? मैंने हाथ के इशारे से उसे बता दिया। उसने कई रंग के गुब्बारे मुझे दिला दिए। उसने कहा, कल फिर आना और भी बहुत सी चीजें दिलाऊंगा। मैं गुब्बारे लेकर एक तरफ बैठ गई। राहुल और मैं गुब्बारों से खेलने लगे। खेलते खेलते मुझे उस आदमी का ख्याल आया। मैंने सोचा उसने मुझे गुब्बारे क्यों दिलाए। मैं डरने लगी, कहीं वो बच्चे पकड़ने वाला तो नहीं था। लेकिन अगर वो खराब आदमी होता तो यूं चला ना जाता। मैंने सोचा उसने राहुल को देखकर दिला दिए होंगे। अब दिलाएगा तो मैं इसे मना कर दूंगी। फिर मैं अपने खेल में मगन हो गई। जब मैं घर जाने लगी तो मैंने वह सब गुब्बारे फोड़ दिए। ये सोच कर के अगर माँ ने देख लिया तो मुझे पूरी बात बताना पड़ेगी। मैं उस वक्त इतनी भी बच्ची नहीं थी, 8वीं क्लास में पढ़ती थी। उस उम्र की कोई और लड़की होती तो उससे गुब्बारे कभी नहीं लेती, लेकिन मैं तो एक एक पैसे को तरसी हुई थी। दूसरे दिन मैं राहुल को लेकर फिर पार्क में पहुंच गई। मेरी आंखें उसी आदमी को ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद वो आ गया। उसके हाथ में एक बहुत खूबसूरत चाबी से चलने वाला खिलौना था। उसने राहुल की तरफ देखकर कहा, कितना प्यारा बच्चा है, मैं उसके लिए ये खिलौना लेकर आया हूँ। राहुल से पहले वो खिलौना मैंने उसके हाथ से छीन लिया। मैंने ऐसे खिलौने दूसरे बच्चों के पास देखे थे। फिर उस आदमी ने मुझे 20 रुपए दिए और कहा, ये तुम्हारे खाने के लिए है, और फिर वो उठकर चला गया। मैं बहुत हैरान हो गई थी। उसने इतना महंगा खिलौना भी दिया और 20 रुपए भी दिए थे। ये खिलौना गुब्बारा नहीं था कि मैं इसे फेंक कर घर चली जाती। मैं उस खिलौने को घर ले आई और माँ की नजरों से छुपा कर रख दिया।
20 का नोट भी मेरे पास था, जो मैंने दूसरे दिन ही स्कूल में मजे ले लेकर खर्च कर दिया। मैं समझ रही थी माँ की नज़र उस खिलौने पर पड़ेगी तो मेरी खाल उधेड़ देंगी, इसीलिए मैं उसे छुपा छुपा कर रख रही थी। लेकिन उस दिन मुझे बहुत हैरत हुई जब उन्होंने वो खिलौना मेरे पास देख लिया और मुझे सब कुछ सच सच बताना पड़ा। उन्होंने मुझे हल्की सी डांट लगाई और खुश होकर उस खिलौने को देखने लगी। उन्होंने ये जरूर कहा कि अपने पिता को मत बताना। माँ की इस बात ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास खिलौने जमा होने लगे। स्कूल में भी सब बच्चों से ज्यादा मेरे पास पैसे होते थे। मैं तो मेरी माँ को ही कसूरवार कहूंगी। उन्होंने कभी मुझे डांटा भी तो इस तरह के मुझ पर कभी कोई असर ना हुआ। अब मुझे उस आदमी का नाम भी मालूम हो गया था। उसका नाम राणा था। अब मैं उससे फ्री हो गई थी और अपनी जरूरत के लिए पैसे मांगने लगी थी। मैं जिस चीज की फरमाइश करती थी, राणा उसे पूरी कर दिया करता था। वो मुझे एक सीधा साधा आदमी लगता था। उसने मुझे कभी डराने या धमकाने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए मैं उससे बेखौफ हो गई थी। कुछ दिन बाद मेरे इम्तिहान हुए और मैं 9वीं क्लास में आ गई। राणा से मुझे मिलते हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए थे। इस दौरान में वो मुझ पर सैकड़ों रुपए खर्च कर चुका होगा। अब तक तो वो मुझे पार्क में मिलता था, लेकिन एक दिन वो मेरे स्कूल भी आ गया। मैं छुट्टी के बाद स्कूल से निकली तो वो टैक्सी में बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मुझसे कहा, चलो नेहा जल्दी से बैठ जाओ। मैंने उससे पूछा, कहाँ चलना है? उसने जवाब दिया, तुम बैठो तो सही। मैं खुशी खुशी उसके साथ टैक्सी में बैठ गई। वो मेरे लिए अजनबी नहीं था कि मैं उससे डरती या इनकार करती, लेकिन फिर भी मुझे उस वक्त ये तो सोचना चाहिए था कि मैं एक बिल्कुल गैर आदमी के साथ अकेली टैक्सी में क्यों जा रही हूँ। ये आदमी मुझे ना जाने कहाँ ले जाए। राणा मुझे लेकर साहिल पर चला गया। वहाँ पहुंचकर मुझे ख्याल आया कि देर से घर पहुंची तो माँ जरूर पूछेगी। अब मैं पछता रही थी कि इसके साथ यहाँ क्यों आ गई। राणा मुझे लेकर साहिल पर घूमता रहा, चीजें खिलाता रहा, लेकिन मैं परेशान हो रही थी। आखिर मुझसे रहा ना गया और मैं रोने लगी। मेरे रोने से वो घबरा गया। उसने मुझसे कहा, पागल हो गई हो, रोती क्यों हो? लोग समझेंगे कि मैं तुम्हें अगवा करके लाया हूँ। अखबार में फोटो छप जाएगा। चुप हो जाओ। मैंने कहा, इतनी देर हो रही है, माँ पूछेगी कि मैं कहाँ थी तो क्या जवाब दूंगी। उसने कहा, कह देना किसी सहेली के वहाँ गई थी। मैं आज तक किसी सहेली के घर नहीं गई। तुम मेरे पिता को नहीं जानते, वो बहुत सख्त है। उसने कहा, तुम अपनी माँ को कह देना कि वो पिताजी को ना बताएं। लेकिन माँ को ये भी मत बता देना कि तुम किसी आदमी के साथ गई थी, वरना सोने का वो हार जो मैं तुम्हें लाकर देने वाला हूँ, वो तुम्हें नहीं दूंगा। अगर मुझे मालूम हुआ कि तुमने मेरे बारे में किसी को कुछ बताया है, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दिलाऊंगा। मैंने कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मगर अब यहाँ से तो चलो। हम टैक्सी में बैठ गए, लेकिन हमारी टैक्सी आधे रास्ते पर जाकर खराब हो गई। देर पर देर होती जा रही थी। मैंने राणा से कहा भी कि वो कोई दूसरी टैक्सी कर ले, लेकिन वो मुझे बराबर दिलासे देता रहा। मैंने उससे कहा, तुम बैठे रहो, मेरे पास पैसे हैं, मैं दूसरी टैक्सी से घर चली जाती हूँ। उसने सख्ती से मेरा हाथ पकड़कर गुस्से से कहा, चुप करके बैठी रहो। मैंने कहा, अब तक तो पिताजी भी घर आ गए होंगे। उसने कहा, आने दो, ज्यादा से ज्यादा मारेंगे पीटेंगे तो मेरे पास चली आना, मैं तुम्हें बड़े आराम से रानी बनाकर रखूंगा। ये कहते हुए वो मुझसे इतने करीब हो गया कि मैं और ज्यादा रोने लगी। वो फिर अलग होकर बैठ गया और मुझे तसल्लियां देने लगा। इतनी देर में टैक्सी भी ठीक हो गई। उस वक्त तो मुझे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है कि वो टैक्सी वाला भी राणा से मिला हुआ था और उसने जानबूझकर टैक्सी खराब कर दी थी। वरना कोई और टैक्सी वाला होता तो पूछता जरूर कि ये बच्ची क्यों रो रही है। मुझे अब लगता है कि राणा जानबूझकर देर लगा रहा था। उसने घर के करीब मुझे टैक्सी से उतारा तो मैं थर थर कांप रही थी, क्योंकि अब वक्त ऐसा हो गया था कि घर पर पिताजी की मौजूदगी लाजमी थी। मैंने डरते डरते घर में कदम रखा और सबसे पहले पिताजी पर ही नजर पड़ी। वो आंगन में सर पकड़े बैठे थे, शायद मुझे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे। उन्होंने मुझे देखते ही चिल्लाकर पूछा, कहाँ गई थी? इतने में माँ भी अंदर से आ गई। मैंने डरते डरते पिताजी से कहा, एक सहेली के घर चली गई थी। ये सुनते ही पिताजी ने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर मारा और फिर मुझे याद नहीं कि मैं कितनी देर तक मार खाती रही। मेरी नाक से निकलता हुआ खून देखकर पिताजी का हाथ रुक गया और उन्होंने कहा,
बस खत्म करो इसका स्कूल, अब इसे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ ने भी मुझे डांटना शुरू कर दिया। फिर उन्हें ख्याल आया कि मुझे तो मरहम पट्टी की जरूरत है। उन्होंने मेरी मरहम पट्टी की और बहुत देर तक मुझे लिपटा कर रोती रही। मेरे चेहरे पर नील पड़ गए थे, बदन का एक एक जोड़ दुख रहा था। मैं इस काबिल ही कहाँ रही थी कि दूसरे दिन स्कूल जाती, और फिर पिताजी ने भी कह दिया था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरी माँ यही समझ रही थी कि मैं किसी सहेली के घर चली गई थी। वो मुझे समझाती रही कि बिना बताए किसी के घर जाना ठीक नहीं। मुझे राना पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई थी। कभी पिताजी पर गुस्सा आने लगता कि उन्होंने जरा सी गलती पर मेरी ये हालत बना दी थी। 2 दिन बाद मैं इस लायक हुई कि स्कूल जा सकूं। पिताजी ने जरूर कहा था कि बस इसका स्कूल खत्म करो, लेकिन माँ ने मुझे रोका नहीं। बस नसीहत की कि मैं सीधी घर आया करूं। मुझे वैसे भी इतनी नसीहत हो गई थी कि वो ना भी कहती तो मैं सीधी घर ही आती। मैंने सोच लिया था कि अब मैं राणा के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। राणा मुझे देखने रोज स्कूल आता होगा, लेकिन जाहिर है मैं इसे नहीं मिल रही थी। वो बहुत परेशान हुआ होगा। वो मुझे कितनी बेताबी से ढूंढ रहा था, इसका अंदाजा मुझे स्कूल पहुंचते ही हो गया। वो स्कूल के बाहर ही मुझे मिल गया। उसने मुझे देखते ही कहा, नेहा तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही थी? मैंने कहा, पिताजी ने मुझे इतना मारा था कि सारे बदन पर नील पड़ गए थे। मैं कैसे स्कूल आती? मैं तुमसे कह रही थी कि जल्दी घर चलो, मगर तुम माने ही नहीं, मुझे जबरदस्ती मार खिलवा दी। उसने कहा, बस बहुत हो चुका नेहा, तुम मेरे साथ चलो। ऐसे घर में रहने का क्या फायदा जहाँ तुम्हें मार पड़ती हो? मैंने कहा, नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। उसने कहा, अच्छा यूं ही कहीं घूमने चलते हैं। मैंने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, स्कूल से सीधे घर जाऊंगी, समझ गए तुम? उसने मुझे गुस्से में देखा तो संभल गया, क्योंकि वो इस खेल को इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहता था। उसने कहा, तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आया था, अब तो मेरे पैसे भी बेकार हो गए। मैंने पूछा, कहाँ है हार? उसने जवाब दिया, मेरी जेब में है। मैंने कहा, मुझे दिखाओ। उसने कहा, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मेरे घर चलो, वहाँ पहन कर देख लेना। मैं डर गई। मैंने कहा, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। उसने कहा, तुम वहाँ हार पहन कर देखना और वापस आ जाना, बहुत कीमती हार है, तुम देखोगी तो खुश हो जाओगी। मैं उसकी बातों में फिर आ गई। मैंने सोचा, उस दिन तो इसलिए देर हो गई थी कि छुट्टी के बाद गई थी। आज सुबह ही से चली जाऊंगी तो छुट्टी के वक्त तक घर पहुंच जाऊंगी। मैं उसके साथ जाने पर राजी हो गई। स्कूल जाने की बजाय मैं उसके घर चली गई। मैं समझ रही थी कि उसके घर में उसकी पत्नी या दूसरे घर वाले होंगे, मगर वहां जाकर मालूम हुआ कि वह अकेला ही रहता था। मुझे घबराहट होने लगी। मैंने राणा से कहा, जल्दी से वो हार मुझे दे दो ताकि मैं जाऊं। उसने कहा, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो स्कूल की छुट्टी में बहुत वक्त है। मैंने कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, मुझे डर लग रहा है। उसने कहा, डरने की क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, ये देखो कितना सुंदर हार है। उसने जेब से हार निकालकर मेरी आंखों के सामने लहराया। हार देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हार लिए बगैर जाने की जिद करती। मैं स्कूल की छुट्टी के वक्त राणा के घर से निकली और अपने घर पहुंच गई। माँ को शक भी नहीं हुआ कि मैं कहाँ गई थी। मैंने वो हार छुपा कर रख दिया, जिसे मैं अकेले में पहन पहन कर खुश होती थी। राणा हर दूसरे तीसरे दिन सुबह के वक्त स्कूल आता और मुझे अपने साथ अपने घर ले जाता। अब मुझे ये मालूम हो चुका था कि वो मुझ पर इतने पैसे क्यों खर्च करता है। वक्त के साथ साथ मुझे अकल आती जा रही थी। मैं राणा से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उसकी कोई सूरत समझ में नहीं आ रही थी। काश मैं उस वक्त माँ को सब कुछ बता देती। मैं अपने तौर पर कोशिश कर रही थी। राणा से कहती रही कि वो मुझसे ना मिला करे, मगर वो किसी ना किसी तरह मेरे गुस्से को कम कर दिया करता था। एक दिन मैंने सोच लिया कि मैं उससे साफ साफ बात करूंगी, किसी कीमत पर उसके साथ नहीं जाऊंगी। वो स्कूल से कुछ फासले पर मेरा रास्ता रोके खड़ा था। वो आज मुझे फिर अपने घर ले जाने के लिए आया था। मैंने उससे कहा, राणा अब इस खेल को खत्म करो, मैं हरगिज तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। उसने कहा, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। मैंने कहा, कोई जबरदस्ती है क्या? उसने आंखें निकाल कर कहा, हाँ जबरदस्ती है। अगर तुम्हें मुझसे दोस्ती नहीं रखना है तो मेरा वो माल मेरे हाथ पर रख दो जो मैंने अब तक तुम पर खर्च किया है। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारा हार लौटा दूंगी। उसने कहा, सिर्फ हार नहीं है,
एक एक पाई मेरे पास लिखी हुई है। मैं तुम पर हजारों रुपए खर्च कर चुका हूँ। मैंने रोते हुए कहा, वो भी लौटा दूंगी। उसने कहा, कल तक मुझे पूरे पैसे चाहिए, वरना मैं तुम्हारे बाप को बता दूंगा और फिर तुम्हारे बाप से पूरी रकम वसूल कर लूंगा। मैंने रोते हुए कहा, भगवान के लिए मेरे पिताजी को कुछ मत कहना, वो मुझे जान से मार देंगे। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ चलने से इनकार ना करो तो मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगा। मैंने कहा, तुमने वो पैसे मुझ पर ये कहकर खर्च नहीं किए थे कि वापस भी लोगे। उसने कहा, मैं तो अभी भी वापस नहीं मांग रहा हूँ। अगर तुम मुझसे दोस्ती नहीं खत्म करोगी तो मैं तुम पर और भी पैसा खर्च करूंगा। मैं ये सोचकर उसके साथ फिर चली गई कि इतनी बड़ी रकम कहाँ से वापस दूंगी, और अगर नहीं लौटा सकी तो वो मेरे पिता से कह देगा। जो बातें छुपी हुई है वो सबको मालूम हो जाएंगी। मैं उसके घर पहुंची तो उसका घर हमेशा की तरह अकेला नहीं था। वहां एक पुलिस वाला पहले से बैठा था। उसे देखकर मैं डर गई। मैं ये समझी थी कि राणा ने अपना पैसा निकलवाने के लिए पुलिस को खबर कर दी है। अब ये पुलिस वाला मुझे जेल में बंद करा देगा। लेकिन जल्द ही मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई। राणा ने मुझे बताया, ये राठौर साहब है। मैंने इनसे तुम्हारी तारीफ की थी। ये तुमसे मिलना चाहते थे। आज मैं तुम्हें इन्हीं की फरमाइश पर यहाँ लाया हूँ। उस पुलिस वाले ने कहा, तुम मुझे इसी तरह का दोस्त समझो जैसे राणा तुम्हारा दोस्त है। राणा ने कहा, अगर ये तुमसे खुश हो गए तो तुम्हारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि तुम मेरा सारा कर्जा लौटा सकोगी। मैंने उस वक्त ये भी नहीं सोचा कि अगर राणा का पैसा चुकाने के लायक हो भी गई तो राठौर के चुंगल में फंस जाऊंगी। मैंने उससे भी दोस्ती कर ली। अब तो ये हालत हो गई थी कि मैं जब भी राणा के घर जाती कोई ना कोई नया आदमी मुझे वहां मिलता। मैं राणा का कर्ज लौटाने के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती रही। वो सब लोग मेरे जिस्म से खेलते रहे। मैंने अपना कुंवारापन भी खो दिया था। लेकिन राणा का कर्ज था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं जब भी पूछती तो वो यही कहता कि अभी तो आधी रकम भी नहीं उतरी है। इन्हीं पैसों में से तो मैं तुम पर भी खर्च करता हूँ। मेरा जिस्म भारी होता जा रहा था, खासकर मेरी छाती और मेरे कोल्हे भारी हो गए थे। मैं अपनी उम्र से बड़ी लगने लगी थी। मेरी माँ मेरी चाल ढाल को देखकर मुझ पर शक करने लगी थी। वो कई मर्तबा पूछ चुकी थी कि नेहा, तुम्हारे चेहरे का नूर क्यों उड़ता जा रहा है, कैसी लड़कियों में बैठने लगी है। फिर मुझे ये भी मालूम हुआ कि उन्होंने स्कूल आकर भी मेरे बारे में पूछताछ की थी। इनकी इस कोशिश ने मुझे चौकन्ना कर दिया। काश मैं उस वक्त भी उन्हें बता देती तो मेरी माँ मुझे बचा लेती। मैंने उनकी बजाय राणा से कहा, माँ को शक हो गया है, अब कुछ दिनों के लिए मैं नहीं आऊंगी ताकि माँ मुतमईन हो जाए। राणा ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन अब सिर्फ मामला मेरा नहीं है। राठौर साहब को तुम जानती हो, पुलिस के बहुत बड़े अफसर हैं। वो इस बात को नहीं मानेंगे कि तुम उनके हाथ से निकल जाओ। मैंने कहा, वो मुझे रोकने वाले कौन होते हैं? राणा ने कहा, उन्होंने भी तुम पर पैसे खर्च किए हैं। मैं रोने लगी और कहा, इसका मतलब है अब मुझे कभी आज़ादी नहीं मिल सकती। राणा ने कहा, तुम राठौर साहब से बात करके देख लो, मेरा तो कुछ नहीं है। मैं तो अपने पैसे माफ भी कर सकता हूँ। मैंने राठौर से बात की। उसने पुलिस वालों के लहजे में कहा, चुपचाप हमारे हुक्म पर चलती रहो, वरना जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ा दूंगा। मैंने कहा, सर आप मुझे क्यों सजा देंगे? आखिर मैंने क्या गुनाह किया है? राठौर ने कहा, अब तक क्या करती रही हो, जो कुछ करती रही हो, क्या वो गुनाह नहीं है? मैंने कहा, आप भी तो यहाँ आते रहते हैं। मैं पुलिस वाला हूँ। हम लोग ऐसी जगहों पर छापे मारते ही रहते हैं। कहो तो कल के अखबार में तुम्हारा फोटो छपवा दूं। और साथ ही ये खबर भी कि राणा के अड्डे से एक धंधा करने वाली लड़की को गिरफ्तार किया गया है। ये सुनते ही मैं उसके पैरों पर गिर गई। भगवान के लिए ऐसा मत करना, मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मेरे पिताजी मुझे मार डालेंगे। उसने कहा, तो फिर चुपचाप राणा के हुक्म पर चलती रहो। और ये भी सुन लो, अगर तुमने अपने घर वालों को कुछ बताया तो पूरे घर को जेल में डाल दूंगा। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैं किस बुरी तरह फंस चुकी हूँ। एक बार तो ये ख्याल भी आया कि राणा को कत्ल कर दूं, लेकिन फिर ये सोचा कि बदनामी तो इस तरह भी होगी। अगले दिन मैं ये सोचकर राणा के घर गई थी कि आखिरी मर्तबा इससे बात करूंगी। अगर कोई हल ना निकला और वो ना माना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। राणा खामोशी से मेरी बातें सुनता रहा। फिर उसने एक अजीब हल निकाला। उसने कहा, मैं खुद चाहता हूँ कि तुम्हें इस मुसीबत से निजात दिला दूं, लेकिन मैं राठौर साहब से नहीं जीत सकता।
वो तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, एक हल निकल सकता है। राठौड़ को ये यकीन दिला दिया जाए कि तुम घर से भाग गई हो, मैं तुम्हें लेकर कहीं चला जाता हूँ, बस कुछ दिनों के लिए, उसके बाद तुम वापस आ जाओगी और अपने घर आराम से रहोगी। मैंने कहा, मेरे घर वाले कितने परेशान हो जाएंगे। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा कोई रिश्तेदार कोलकाता से बाहर रहता है? मैंने कहा, मेरी एक मौसी है जो पुणे में रहती है। उसने कहा, चलो अच्छी बात है, अपना काम बन गया। तुम कहीं से भी अपने घर फोन कर देना कि मैं मौसी के पास हूँ। जब तक तुम्हारे घर वाले छानबीन करेंगे, हम वापस आ जाएंगे। मैंने कहा, मगर मैं घर से जाऊंगी किस तरह? मेरी माँ ये नहीं पूछेगी कि क्यों जा रही है, और मुझे अकेले तो कभी नहीं जाने देंगे। राणा ने कहा, तुम इन्हें बताकर थोड़ी जाओगी। ऐसा करो, माँ से किसी बात पर खूब लड़ाई कर लो और फिर गायब हो जाओ। वो यही समझेंगे कि तुम गुस्से में चली गई हो, फिर तुम्हारा फोन भी आ जाएगा। वो फोन पर ही कहेंगी, बेटी मुझे माफ कर दे, वापस आ जा और मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। मैं उसकी बातों में आ गई। मौका देखकर माँ से मैंने खूब लड़ाई की। उन्होंने भी गुस्से में मुझे ना जाने क्या क्या कह दिया। दूसरे दिन मैंने चुपके से अपने चंद कपड़े बांधे और राणा के घर पहुंच गई। राणा ने पूरी तैयारी की हुई थी। मैं और वो स्टेशन पहुंच गए। मैं कभी रेल में नहीं बैठी थी। रेल देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे अभी तक ये नहीं मालूम था कि हमारी मंजिल कहाँ है। मैंने राणा से कुछ नहीं पूछा था। मैं समझ रही थी कि वो मुझे पूना ले जा रहा होगा। पूना कहाँ है, कितनी दूर है, ये भी मुझे नहीं मालूम था। राणा ने ट्रेन में मुझे अपने पास ही बिठा लिया था। शायद वो डर रहा हो कि मैं कहीं भाग ना जाऊं। जो लड़की अपने घर से भाग सकती है, वो कहीं से भी भाग सकती है। हालांकि तमाम आवारगी के बावजूद उस वक्त तक मैं भोली भाली ही थी। मैंने राणा के घर के एक कमरे के सिवा देखा ही क्या था। ट्रेन दौड़ने लगी। मैं राणा के साथ सिमटी हुई बैठी थी। उसने घर से चलते हुए एक चादर मुझे उड़ा दी थी। वो मुझे बार बार बोल रहा था कि मैं चेहरे को ढांक के रखूं। जब रात हुई तो मैं परेशान हो गई। ये राणा मुझे कहाँ ले जा रहा है? क्या सारी रात में रेल में ही बैठी रहूंगी? मैंने राणा से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? राणा ने कहा, हम मुंबई जा रहे हैं। लेकिन मेरी मौसी तो पूना में रहती है। उसने कहा, मुंबई पहुंचकर हम पूना जाएंगे। जब हम मुंबई पहुंचेंगे तो तुम वहां से अपने घर फोन कर देना, फिर हम पूना चले जाएंगे। मुंबई का नाम सुनकर मुझे खुशी हुई। मैंने सहेलियों से सुन रखा था कि मुंबई में फिल्मी सितारे रहते हैं। मैंने उससे कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक दो दिन मुंबई में रुकने के बाद हम पूना जाएं? राणा ने मेरी तरफ चौंक कर देखा। क्यों, मुंबई में क्या है? मैंने कहा, फिल्म में काम करने वाले सब लोग वहीं रहते हैं। मुझे उनको देखने का बहुत शौक है। उसने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हारी मुलाकात उनसे कराऊंगा। हम ऐसी जगह रुकेंगे जहां वो लोग आते जाते हैं। मैं बहुत खुश थी। फिर मुंबई आ गया। मैं राणा के साथ प्लेटफॉर्म पर उतरी तो मुझे घर से निकलने का कोई गम नहीं था। मुझे तो ये खुशी थी कि मैं मुंबई आ गई हूँ, जहाँ फिल्मी सितारे रहते हैं। मैंने सोचा, क्या पता मुझे फिल्मों में ही काम मिल जाए। मैंने प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े अपनी ये ख्वाहिश भी राणा को बता दी। मैं अपनी हर कमजोरी उसके हाथ में देती चली जा रही थी। उसने कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश तो पूरी हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ दिन लग सकते हैं। मैंने कहा, ऐसे कामों में दिन तो लगते ही हैं। उसने पूछा, तो या वापस घर नहीं जाओगी? मैंने कहा, फिल्म इंडस्ट्री में काम मिल गया तो मैं कभी घर नहीं जाऊंगी। घर में तो एक एक पैसे को तरसती रहती हूँ। फिल्म लाइन में रहकर खूब पैसे कमाऊंगी और ऐश करूंगी। राणा ने कहा, ऐसी बात है तो तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। हम स्टेशन से बाहर आ गए और टैक्सी में बैठ गए। हमारी टैक्सी एक पुरानी सी बस्ती के सामने जाकर रुक गई। मैंने सोचा, फिल्मी सितारे यहाँ तो हरगिज नहीं रहते होंगे। एक घर के सामने राणा ने आवाज दी। एक आदमी बाहर आया और आते ही राणा से लिपट गया। राणा ने उससे कहा, ये है नेहा, जिसके बारे में तुमसे बात की थी। उस आदमी ने कहा, तू तो कोलकाता लूट कर ले आया है, बहुत बेहतरीन चीज लाया है। फिर हम लोग घर के अंदर गए। घर में एक बूढ़ी औरत थी। राणा उसे अक्का के नाम से बुला रहा था। अक्का ने मुझे गले लगा लिया। फिर राणा से कहा, जैसा तूने कहा था, उससे कहीं बढ़कर है ये लड़की। उनके बीच होने वाली बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैं चुपचाप खड़ी रही। उस घर का माहौल मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। तरह तरह के लोग भी आते थे और मुझे उनके सामने जाना पड़ता था। राणा का कहना था कि
इन लोगों के फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ताल्लुकात है, इसलिए वो इन्हें यहाँ लेकर आता है। मुझे उस घर में आए 3 दिन ही हुए थे कि राणा ने मुझे तैयार होने के लिए कहा। उसने कहा, तुम्हें ऐसी कोठी में ले जा रहा हूँ कि तुम खुश हो जाओगी, बस वहीं रहना और मजे करना। मगर तुम तो कह रहे थे कि फिल्म में काम दिलाओगे। उसने कहा, इसीलिए तो ले जा रहा हूँ। वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत सारे फिल्मी सितारों से उसकी दोस्ती है, बहुत मुश्किल से उसे शीशे में उतारा है। बस ये समझो, मुश्किल के दिन गुजर गए। मैंने कहा, राणा तुम कितने अच्छे आदमी हो। उसने कहा, हीरोइन बन जाना तो अपने राणा को मत भूल जाना। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। राणा के साथ मैं उस कोठी में चली गई। वो वाकई बहुत शानदार कोठी थी। उस कोठी में मेरे जैसी 5 लड़कियां और भी थी। राणा ने मुझे बताया कि ये भी हीरोइन बनने के लिए आई है। मैंने राणा से कहा, मुझे अकेले तो डर लगेगा, तुम भी मेरे साथ ही रहना। राणा ने कहा, मुझे और कहाँ जाना है, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम फिक्र क्यों करती हो। वो आदमी कुछ देर मुझसे बातचीत करने के बाद राणा को लेकर वहां से उठ गया। थोड़ी देर बाद वो अकेला आया। मैंने उससे पूछा, राणा कहाँ है। उस आदमी ने कहा, वो तो चला गया, मगर मैं यहाँ अकेली तो नहीं रहूंगी। उस आदमी ने कहा, कैसे नहीं रहोगी, पूरा 1 लाख वसूल किया है। राणा ने, किस चीज के 1 लाख। उसने कहा, मैंने तुम्हें राणा से 1 लाख रुपए में खरीदा है। मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम पर भी खर्च करूंगा अगर तुमने मेरी बात मानी तो। मैंने कहा, मुझे घर जाने दो, मेरे घरवाले ढूंढ रहे होंगे, मुझे फिल्मों में काम नहीं करना है। उस आदमी ने कहा, जरूर चली जाओ, मगर मेरे 1 लाख मुझे वापस कर दो जो मैंने राणा को दिए हैं। मैंने कहा, मुझसे पूछ कर दिए हैं, तुम उसके साथ आई थी। मैं समझा उसने तुमसे पूछ लिया होगा, अब तो मजबूरी है, इतनी बड़ी रकम मैं छोड़ नहीं सकता। मैंने कहा, तुम राणा को बुलाओ, मैं उससे खुद बात करूंगी। क्या खबर कौन था, कहाँ चला गया, मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा उसे। हाँ, मेरा ये वादा है कि तुम कमाओ और मेरी रकम सूद समेत वापस कर दो, फिर बेशक चली जाना। मैंने कहा, मैं इतनी बड़ी रकम कैसे कमा सकती हूँ। उसने कहा, ये मैं तुम्हें बता दूंगा, फिलहाल तुम आराम करो, थक गई होगी, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक पहुँचा देता हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। मैंने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसे मेरी ये हरकत इतनी बुरी लगी कि उसने 2 तमाचे मेरे गाल पर मारे और घसीटता हुआ एक कमरे में ले गया। वो बाहर से कमरा बंद करके चला गया और मैं बहुत देर तक बैठी रोती रही। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने घर से भागकर कितनी बड़ी गलती की थी। मुझे उस वक्त यकीन हो गया था कि राणा अब कभी लौटकर नहीं आएगा। उसने मेरा सौदा कर लिया है। पहले मैं राणा का कर्ज चुका रही थी, अब बाकी उम्र इस आदमी का कर्ज अदा करती रहूंगी। मुझे माँ की याद आ रही थी, पिताजी याद आ रहे थे, राहुल का ख्याल आ रहा था। उन लोगों की कितनी बदनामी हो रही होगी, वो लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे होंगे। काश मैं ये सब कुछ पहले सोच लेती तो राणा की बातों में आकर यहाँ तक ना पहुँचती। अब कोई बात अंधेरे में नहीं थी। मैं यहाँ क्यों लाई गई हूँ, मुझे क्या करना होगा, ये आदमी, ये लड़कियाँ, ये सब कौन है। सब समझ में आने लगा था। अब मुझे ये तय करना था कि क्या करना है, ये सोचना था कि यहाँ से निकलना किस तरह है। लड़ाई झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं था। मैंने अपने आंसू पूछे और फैसला किया कि मौका मिलते ही मैं माँ को फोन कर दूंगी। शाम के वक्त वो मेरे कमरे में आया और खाने पीने का कुछ सामान देकर चला गया। अकेला कमरा, अजनबी जगह, वो रात मुझ पर कयामत बनकर गुजरी। सुबह हुई तो वो शख्स फिर आया। उसने पूछा, कुछ दिमाग ठीक हुआ। मैंने कहा, मैं मर जाऊंगी मगर यहाँ नहीं रहूंगी। वो मुझे बहुत देर तक समझाता रहा, लेकिन मैं नहीं मानी। वो मुझे धमकियां देता हुआ चला गया। पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात बीत गई, मेरे पास कोई नहीं आया। मैं तो डर गई थी कि वो आदमी कहीं मुझे तन्हाई और फाके से मार देना तो नहीं चाहता। वो जो कुछ मेरे खाने के लिए छोड़ गया था, इसी को थोड़ा थोड़ा करके खाती रही। आखिर सुबह हुई और दरवाजा खुला। वो आदमी आया और मुझसे कहा, बहुत पारसा बनती हो, कोलकाता में क्या गुल खिलाकर आई हो, मुझे सब पता है। मैं समझी कि वो मेरे और राणा के ताल्लुकात के बारे में ताना दे रहा है। मैंने उससे कहा, अंकल, मैं बहुत छोटी थी, मुझे कुछ पता नहीं था। उस आदमी राणा ने मुझे वर्गला दिया था, उसमें मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं थी। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, आप मुझे माफ कर दो और मुझे यहाँ से जाने दो। उसने कहा, कोलकाता में डाके डालती रही हो, एक कत्ल भी तुम्हारे हाथों से हुआ है,
यहाँ आकर छुपी बैठी हो, मुझे भी फंसवाओगी। मैंने कहा, डाका और कत्ल? मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मुझे धमकाने की कोशिश मत करो। उसने कहा, तुम्हारे पीछे तो पुलिस लगी हुई है। मैंने चिल्ला कर कहा, ये सब झूठ है, बकवास है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम सच कह रहे हो? उसने कहा, ये देखो, तुम्हारी तस्वीर और कारनामे तो अखबार में छप चुके हैं। उसने मुझे अखबार दिखाया। उसमें वाकई मेरी तस्वीर छपी थी और लिखा था कि मैं पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर कोलकाता से फरार हो गई हूँ। मुझे गिरफ्तार कराने वाले को 1 लाख का इनाम मिलेगा। अखबार के मुताबिक मैं एक मशहूर डाकू और कातिल थी। मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। अगर ये बातें सच्ची होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती। इसके पीछे जरूर उस पुलिस वाले राठौड़ का हाथ होगा। उस आदमी ने कहा, तुम्हें मालूम है, अगर पुलिस ने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। मैं खौफ से थर थर कांपने लगी। मैंने कहा, अंकल मुझे बचा लो। उसने कहा, अंकल नहीं, सब लोग मुझे मास्टर कहते हैं। तुम भी यही कहा करो, मास्टर मुझे बचा लो। मास्टर ने कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम मेरी पनाह में हो। यहाँ इतने बड़े बड़े लोग आते हैं कि कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन याद रखो, अब तुम कोलकाता नहीं जा सकती। मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। अब माँ को फोन करना बेकार था। अब मेरा छुपे रहना ही उन लोगों के लिए बेहतर था। अब मैं कहीं नहीं जा सकती थी। मैंने हथियार डाल दिए। मुझे जितना रोना था उस रात रो ली और तय कर लिया कि अब जिंदगी में कभी नहीं रोऊंगी। दुनिया भर में इस तरह के मुजरिमों से इंतकाम लूंगी, ताकत से नहीं, अपने हुस्न से। धीरे धीरे मैंने वो जादू जगाए कि मास्टर भी मेरी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। उसकी कोठी अय्याशी का अड्डा थी। मेरे आने के बाद यहाँ बहुत सारे लोग आने लगे। यहाँ आने वालों में कैसे कैसे इज्जतदार लोग थे। अगर मैं उनके नाम बता दूं तो आप हैरान रह जाएंगे। वो इज्जतदार लोग जब मेरे नखरे उठाते, शराब के नशे में जब मेरे पैरों पर अपने माथे रखते तो गर्व से मेरी गर्दन तन जाती। कई साल गुजर गए। अब मुझे ये भी पता चल चुका था कि वो अखबार असली नहीं था जिसमें मेरे जुर्म की खबर छपी थी, बल्कि मास्टर ने मुझे काबू करने के लिए अपने किसी जानने वाले के प्रेस में अपनी मर्जी का एक पेज छपवा लिया था। ये सब हकीकत मुझे मालूम हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने घर जाना नहीं चाहती थी। अब मैं इस काबिल नहीं रही थी कि घर जाती और माँ के पाक हाथ मेरे बदन को छूते। वो अगर पूछती कि इतने दिन कहाँ थी तो मेरे पास क्या जवाब था। मुझे ये दुख जब भी सताता, शराब मुझे सहारा देती, जो इस घर में आम भी थी और जरूरी भी। एक दिन मुझे घर की याद ने बहुत सताया। एक ग्राहक से मेरा झगड़ा भी हो गया था और मैं बहुत अपसेट थी। मैंने बैठे बैठे घर का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से एक लड़के ने फोन उठाया। ये जरूर मेरा भाई राहुल होगा। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम राहुल है न? जी हाँ। मगर आप कौन हैं? बेटा तुम किस क्लास में पढ़ते हो? 7वीं में। तुम्हारी कोई बहन नहीं है? नहीं, मेरी कोई बहन नहीं है। तो फिर नेहा कौन थी? कोई भी थी, आपसे मतलब। अब आप अपना नाम नहीं बताएंगी तो मैं फोन रख दूंगा। अच्छा, अपनी माँ को फोन दो, उन्हें बताऊंगी कि मैं कौन बोल रही हूँ। माँ का तो देहांत हो गया है, उन्हें कैसे फोन दूं? मैंने फोन कंधे से लगाकर दोनों हाथों से अपना दिल पकड़ लिया। मेरी माँ मेरा दुख नहीं सह सकी। मेरा राहुल तो अकेला रह गया होगा। उसे तो मेरी शक्ल भी याद नहीं होगी। मैं उसे गोद में उठाए उठाए फिरती थी। अब कितना बड़ा हो गया होगा, शक्ल कैसी होगी, ना जाने उसे किसी ने मेरे बारे में बताया भी है कि नहीं। अगर बताया भी होगा तो अच्छी कहानी नहीं बताई होगी। अचानक मुझे पिताजी का ख्याल आया। मैंने पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? राहुल ने कहा, दूसरे कमरे में बैठे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा, उनसे बात करा दो। मगर उन्हें क्या बताऊं? आप कौन हैं? उनसे कहना एक बदनसीब का फोन है। ये कैसा नाम है? राहुल हंसने लगा। पिताजी की आवाज फोन पर आ रही थी, बिल्कुल वही आवाज थी। मैं खामोश थी। अगर उन्होंने मेरी आवाज पहचान ली तो क्या होगा? मैं उनसे किस तरह कहूंगी कि मैं कैसी जिंदगी गुजार रही हूँ? पिताजी हलो हलो चिल्ला रहे थे। आखिर मुझे भी बोलना पड़ा। अंकल, मैं नेहा की सहेली सीमा बोल रही हूँ। उसकी कुछ खबर मिली? दूसरी तरफ खामोशी हो गई। फिर पिताजी ने कहा, बेटा हमारे लिए वो मर चुकी है। आइंदा उसे पूछने के लिए तुम यहाँ फोन मत करना। और उन्होंने फोन बंद कर दिया। उसी वक्त एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट मुझसे मिलने के लिए आ गए और मुझे मुस्कुराना पड़ा। अब कभी कभी दिल का बोझ हल्का करने के लिए मैं घर पर फोन कर लेती थी। पिताजी उठाते तो खामोशी से उनकी आवाज सुनती और फोन रख देती।
राहुल उठाता तो उससे कुछ बातें कर लेती थी। धीरे धीरे राहुल से मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। फुर्सत के टाइम में मैं उससे खूब बातें करती। उसे भी मैंने यही बताया था कि मैं नेहा की सहेली हूँ और वो मुझे अपना दोस्त समझे। उसकी बातों से मुझे अंदाजा हो गया था कि वो भी मुझे अच्छा नहीं समझता और मेरी सहेलियों का नाम सुनना भी उसे गवारा नहीं, लेकिन वो मुझसे मायूस हो गया था। एक दिन मैंने उससे कहा, बेटा, अगर मैं तुम्हें कुछ पैसे भेजूंगी तो क्या तुम कबूल कर लोगे? उसने कहा, क्यों, आप मुझे क्यों पैसे भेजेंगी? क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। उसने कहा, मैंने तो आपको देखा तक नहीं है। मैंने कहा, कभी कलकत्ता आई तो तुमसे जरूर मिलूंगी। मैंने राहुल से बात करके उसके स्कूल की हेडमिस्ट्रेस से फोन पर बात की और उसका अकाउंट खुलवा दिया। उस अकाउंट में मैं हर महीने पैसा भेजती रही ताकि राहुल अपनी जरूरत पूरी करता रहे। वक्त गुजरता गया। राहुल ने 12वीं पास कर लिया और इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। पिताजी उसे इतनी महंगी पढ़ाई नहीं करा सकते थे। मुझे खुशी थी कि मैं उसके काम आ रही हूँ। मुझे अपने गुनाहों का बोझ कुछ हल्का मालूम होने लगा था। मास्टर का कारोबार खूब फल फूल रहा था। कुछ पुरानी लड़कियां चली गई थी, उनकी जगह नई लड़कियां आ गई थी। मैं भी पुरानी हो चुकी थी, लेकिन मास्टर मुझसे बहुत खुश था, इसलिए मुझे अपने साथ रखे हुए था। कारोबार में नरम गरम चलता ही रहता है, चाहे वो लड़कियों का कारोबार क्यों न हो। मास्टर अब बूढ़ा हो गया था और उसके कुछ दुश्मन भी बन गए थे। उन दुश्मनों से बचने के लिए मास्टर ने मुंबई छोड़ दिया और हमें लेकर कलकत्ता आ गया। मेरे अलावा सिर्फ 2 लड़कियां उसके साथ थी। मास्टर ने एक बंगला किराए पर लेकर हमें ठहराया। शुरू शुरू में कम ग्राहक आते रहे और फिर हमारे दरवाजे के आगे लंबी लंबी कारों की लाइनें लगने लगी। ये कारोबार छुपकर होता है, लेकिन इसके असरात बहुत जल्दी जाहिर हो जाते हैं। मोहल्ले वालों ने फौरन अंदाजा लगा लिया कि यहाँ क्या होता है। उन्होंने ऊपर तक बात पहुंचाई, लेकिन ऊपर वाले सब हमारी मुट्ठी में थे, इसलिए कुछ भी ना हो सका। कारों की कतारें इसी तरह लगती रही। मास्टर ने एहतियात के तौर पर ठिकाना बदल दिया। अब हम शहर के ऐसे इलाके में आ गए थे जहाँ किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि हमारी शिकायतें करता फिरे। मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन कहे बगैर भी नहीं रहा जाता कि यहाँ भी आलम यही था कि सियासत से लेकर शराफत तक वो कौन सी हस्ती थी जिसको मेरी गुनाहगार आंखों ने अय्याशी के इस अड्डे पर आते नहीं देखा था। हकीकत तो ये है कि अगर ये हस्तियां ना हो तो हमारा काम चल ही नहीं सकता। मास्टर तो किनारे बैठ गया था, असल मालिक मैं थी। मैं ही इस अड्डे को चला रही थी। फिर एक दिन मामूली सी बीमारी के बाद मास्टर का देहांत हो गया। मैं चाहती तो मास्टर के मरने के बाद गुनाह की इस जिंदगी से निकल सकती थी, लेकिन निकल कर जाती कहाँ। ये ऐसा दलदल है जिसमें इंसान धंसता ही चला जाता है। अब मैं ऐसी जिंदगी की आदी हो चुकी थी। अब ये अड्डा सिर्फ और सिर्फ मेरी मिल्कियत था, इसे सिर्फ मैं ही चला रही थी। कोलकाता आने के बाद कई मर्तबा ख्याल आया कि राहुल से मिला जाए, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। बस टेलीफोन बराबर करती रहती थी। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे मिलने का इरादा कर लिया। घर पर नहीं मिल सकती थी, इसलिए मैंने उसे एक होटल में बुलाया था। मैं उससे मिलने के लिए ही घर से निकली थी और उसके लिए कोई तोहफा खरीदने के लिए शॉपिंग सेंटर गई थी कि फुटपाथ पर राणा मुझे भीख मांगते हुए नजर आ गया। मैं कुछ देर तक उसे देखती रही और अपनी जिंदगी का जायजा लेती रही। मेरा मुजरिम मेरे सामने था, इसे सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसे तो कुदरत ने सजा दे दी थी। इससे बड़ी सजा और क्या होगी। मैंने हिकारत से उसकी तरफ देखा और अपनी गाड़ी की तरफ पड़ गई। मुझे राहुल से मिलने की जल्दी थी। होटल के सामने पहुंचकर मैंने गाड़ी पार्क की। होटल के दरवाजे के करीब 20-22 साल का नौजवान टहल रहा था। मैंने उसे पहचानने में जरा भी गलती नहीं की। वो बिल्कुल मेरे पिताजी की कॉपी था। मैंने उससे पूछा, तुम राहुल हो ना? उसने कहा, और आप ही मेरी वेलविशर हैं ना? आपने तो मेरी जिंदगी बनाई है। मेरा जी चाह रहा था कि मैं इसे गले लगाकर प्यार करूं, लेकिन हाय रे मजबूरियां। मैं उसके लिए गैर थी। वो अपनी बहन की सहेली की हैसियत से मुझसे मिल रहा था। मैं उसे ये नहीं बता सकती थी कि मैं उसकी बहन नेहा हूँ। होटल में बैठने के बाद वो बहुत देर तक मेरे एहसानों का शुक्र अदा करता रहा। माँ का जिक्र आया तो उसकी आंखें भीग गई। यही मौका था। मैंने नेहा का भी जिक्र छेड़ दिया। मैंने कहा, अगर इस वक्त नेहा होती तो तुम्हें देखकर कितनी खुश होती। उसने कहा, अगर खुश होने वाली होती तो यूं घर से भाग कर नहीं जाती। हमारे खानदान की तबाही और मेरी माँ की मौत की जिम्मेदार वही है।
मैंने उससे कहा, तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो भागी थी? हो सकता है उसे किसी ने अगवा कर लिया हो। उसने कहा, मैंने बचपन से यही सुना है कि वो एक आदमी के साथ भाग गई थी। तुमने गलत सुना होगा। उसने कहा, छोड़िए, कोई और बात करते हैं। मैंने तो इसे देखा तक नहीं। मैं तो इतना जानता हूँ कि वो अब नहीं है। मैंने कहा, तुम पढ़े लिखे हो, अगर वो भागी भी थी तो क्या तुम उसका कसूर माफ नहीं कर सकते? वो कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर आंखें झुका ली। उसने मुझसे कहा, दीदी एक बात कहूँ, अगर वो उस आदमी से शादी कर लेती तो भी मैं उसे कबूल कर लेता, लेकिन उसके गायब हो जाने के बाद जब पिताजी ने उसे तलाश करना शुरू किया तो ये मालूम हुआ कि वो मुंबई जाकर तवायफ के अड्डे पर बैठ गई है, तवायफ बन गई है। वो गुस्से में अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। मैंने मिन्नत समाजत करके उसे फिर बिठा लिया और कहा, देखो राहुल, ये भी तो हो सकता है वो अपनी खुशी से वहां ना गई हो, किसी के हत्थे चढ़ गई हो। उसने कहा, कुछ भी हो, उसकी मजबूरी कौन देखेगा? हमारे लिए तो वो खत्म ही हो गई है। मैंने कहा, सच बताओ, या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम उसे देखो? अगर वो अचानक तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या करोगे? राहुल ने कहा, मैं उसे मार डालूंगा या अपने आप को खत्म कर लूंगा। मैंने कहा, वो बेबस लड़की है, उसे माफ कर दो। राहुल ने कहा, मैं उसे माफ कर सकता हूँ, लेकिन खानदान वाले उसे अपना नहीं सकते। वो मुझे कहीं मिली तो तुम्हारे पास लेकर जरूर आऊंगी। उसके बाद हमारे बीच खामोशी छा गई। मैं उसे देखती रही और वो सर झुकाए चाय पीता रहा। मुझे अब एहसास हो रहा था कि मैंने उसे डिस्टर्ब कर दिया है। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। फिर हम दोनों वहां से उठ गए। वो मेरी गाड़ी तक मुझे छोड़ने आया। जब मैं गाड़ी में बैठ चुकी तो उसने मुझसे कहा, मुझे मालूम हो गया है कि आप नेहा की सहेली नहीं बल्कि खुद नेहा है, लेकिन अनजाने में मैंने आपका एहसान कबूल कर लिया था, इसलिए मैं आपको माफ करता हूँ। मैंने कहा, नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं नेहा नहीं हूँ। उसने कहा, आपके गले में पड़ा हुआ लॉकेट उसकी गवाही दे रहा है। मैंने घबराकर अपने लॉकेट की तरफ देखा और फिर घबराकर उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, मेरे भाई, जब तुमने पहचान ही लिया है तो मुझे अपनी बहन कहो, मुझे भाई के घर में रहने की इजाजत दो। उसने कहा, तुम सिर्फ फोन पर मुझसे बात कर सकती हो, मेरा घर तुम्हारे लायक नहीं है। ये कहकर उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी और मैं उसे जाते हुए देखती रह गई। मैं घर की तरफ वापस जा रही थी तो राणा पर मेरी नजर फिर पड़ी। यही वह आदमी था जिसने मुझे बर्बाद किया था। इसी की वजह से मेरे घर के दरवाजे मुझ पर बंद हुए हैं। गुस्से और इंतकाम की आग ने मेरा खून खौला दिया। एक गाड़ी ने टर्न लिया, तेज रफ्तारी से आई और उस फुटपाथ पर चढ़ गई जहां राणा बैठा था, और राणा को कुचलते हुए फुटपाथ से नीचे उतर कर रुक गई। ये मेरी गाड़ी थी जिसे मैं चला रही थी। राणा के साथ एक और आदमी भी जख्मी हुआ था। लोगों ने मेरी कार को घेर लिया। औरत होने की वजह से किसी ने मुझे हाथ तो नहीं लगाया, लेकिन कार के तमाम शीशे तोड़ डाले। पुलिस आ गई और मुझे थाने ले गई। वहां पहुंचकर मुझे मालूम हुआ कि राणा ने अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। मेरा थाने जाना कोई मामूली बात नहीं थी। आधे घंटे के अंदर अंदर ऐसे फोन पहुंच गए कि पुलिस घबरा गई। एक भिखारी की मौत को कौन अहमियत देता है? मुझे घर जाने की इजाजत मिल गई और किसी नामालूम कार सवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई, जो फरार हो गया था। मैं आराम से घर पहुंच गई। मेरे वह चाहने वाले जिनके फोन पहुंचे थे मुझसे मिलने के लिए आने लगे। मेरा पेशा ऐसा था कि मुझे होठों पर मुस्कुराहट सजानी पड़ती थी, लेकिन हकीकत ये है कि राहुल से मिलने के बाद मैं छुप छुप कर रोती थी। सोचा करती थी कि राणा को तो उसके किए की सजा मिल गई, मेरी सजा भी तो कोई होगी। कसूर राणा का था, लेकिन उसमें मैं भी तो शामिल थी। मेरे दिल को कोई अंदर ही अंदर मसलता रहता था। मेरे साथ कारोबार में शामिल लड़कियां मेरी हालत से बेखबर ऐश कर रही थी, लेकिन मेरा दिल अब उचाट हो चुका था। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे। राहुल की बेरुखी ने मुझे मेरी नजरों से गिरा दिया था। मैं ये कारोबार छोड़ देना चाहती थी ताकि मैं उस घर में जाने के लायक बन सकूं जहां मैं पैदा हुई थी। मुझे यकीन था कि पिताजी का प्यार मुझे जरूर कबूल कर लेगा, लेकिन उससे पहले मैं खुद को पाक कर लेना चाहती थी। मैंने एक दिन तमाम लड़कियों को जमा किया और इन पर अपने दिल का राज जाहिर कर दिया। मैंने कहा, मैं गुनाह का ये कारोबार खत्म कर रही हूँ। हम एक एनजीओ खोलेंगे, मेहनत करके अपनी गुजर बसर करेंगे या शादियां कर लेंगे। जो मेरे साथ रहना चाहे ठीक है,
जो जाना चाहे इसे इजाजत है। मेरे पास उस वक्त 5 लड़कियां थी। पांचों ने मेरे साथ रहने और अच्छी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। दरअसल ऐसी लड़कियों का कोई ठिकाना भी तो नहीं होता, वो जा भी कहाँ सकती थी। इस अचानक बदलाव ने मेरे घर आने वाले ग्राहकों के तन बदन में आग लगा दी। मैं तो समझ रही थी कि मेरे इस फैसले को अच्छा समझा जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा असर हुआ। मुझे तरह तरह की धमकियां मिलने लगी। ये लोग इतने असरदार थे कि मैं अपने अंजाम से बेखबर नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी और अपने प्रोग्राम के मुताबिक एनजीओ खोलकर बैठ गई। एक दिन मेरे एनजीओ पर पुलिस ने छापा मारा और मेरे साथ 8 दूसरी औरतें भी गिरफ्तार कर ली गई। हम पर इल्जाम था कि हम एनजीओ की आड़ में वेश्यावृत्ति का कारोबार करते हैं। देखा आप लोगों ने, जब वाकई में ये कारोबार कर रही थी तो किसी में हिम्मत नहीं थी कि हमें गिरफ्तार करता, और जब शराफत की जिंदगी अपना ली तो ये इल्जाम लग गया। अखबार में तस्वीरें छप गई, समाज के ठेकेदारों के बयान छपने लगे। बयान देने वालों में अक्सर वो शरीफ थे जो मेरे ग्राहक थे, जो मेरे घर रातें गुजारते थे। उन्हें जब तक अय्याशी करने मिल रही थी तो मैं अच्छी थी, जब उनकी अय्याशी बंद हो गई तो उनकी शराफत जोश में आ गई। थाने पहुंचकर हम औरतों के साथ क्या सलूक हुआ उसे बताने का कोई फायदा नहीं है। हम सबको 6 महीने की जेल हो गई। औरतों की जेल में जेलर और दूसरे अधिकारी किस तरह दंदनाते फिरते हैं, कभी मौका मिला तो आपको बताऊंगी। फिलहाल तो इतना हुआ कि जेल से छूट कर आई तो अपने भाई राहुल को फोन करने की हिम्मत भी नहीं थी। मिलना तो बहुत दूर की बात थी। अखबार में इतना सब कुछ छप चुका था कि अगर उसके दिल में मेरी मोहब्बत ने थोड़ी बहुत जगह बनाई भी होगी तो उस पर दोबारा नफरत ने बसेरा कर लिया होगा। अब ये ख्याल ही फजूल था कि अपने भाई से मिला जाए। शायद यही मेरी सजा थी जो मुझे मिलकर रही। ये थी मुझ बदनसीब औरत की कहानी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने में किसकी गलती थी? मेरी, मेरी माँ की, मेरे पिता की, राना की, या फिर इस समाज की?